स्वागत है आपका डीएलएड क्लासेस चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगा डीएलएड का पूरा सिलेबस और पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर। शुरू में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीधा फोटो क्लिक कर लिए, बाकी के सारे क्वेश्चंस हमने लिख करके और उनका एक एक का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्व किया एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले बहुविकल्पीय हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय हैं और फिर लघु उत्तरीय हैं। पहला क्वेश्चन है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है आपको मालूम है, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी है, वो सही है। 83 और 89 किसी भी पहाड़े से विभाजित नहीं होती है, इसलिए 83 और 89 ये कैसी हो गई, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो 90 अंश के कोण को कहते हैं समकोण। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, यानी कि ये हमारा वृत्त है मान लो, और इसका एक इधर बिंदु और एक इधर, परिधि की दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ये हमारी ये रेखा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है। तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि जिस भी संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वो 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 5, 15% का भिन्न रूप होगा। तो 15% का भिन्न रूप क्या होगा, तो लिखेंगे 15/100। परसेंट को हटाकर हम लोग क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। तो 15/100 को जब हम काट देंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा इसके साथ, 3/20। तो 3 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नंबर 6 है कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। यानी कि 500 पूर्णांक है, उसको 65% अंक प्राप्त हुए, तो उसको निकालना है कि 65% जो होता है वो 500 का कितना होता है, यानी कितने नंबर 500 में से वो लाया है जो 65% हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, 500 का 65%। तो 500 का 65% निकालने के लिए हम करेंगे 500 गुणा 65/100। 0 से 0 कट जाएंगे और हमारा बचेगा 5 गुणा 65, जिसका गुणनफल होगा 325। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि समीकरण 3x - 5 = x + 3। तो 3x - 5 = x + 3 समीकरण में x का मान निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, 3x - 5 बराबर लिखेंगे x + 3, और इधर से x को 3x के साथ लाएंगे और 5 को 3 के साथ ले जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 3x - x, क्योंकि इधर प्लस का था x तो इधर आया माइनस को हो गया, इधर 3 और माइनस वाला 5 जो इधर जाएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 5। तो यहाँ हो जाएगा 2x = 8। तो x बराबर हो जाएगा 8/2 = 4। तो x बराबर हमारा आंसर हो गया 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा स्क्वायर, या हम कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा। तो भुजा हमारी दी गई है 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है प्रश्न नंबर 9, x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो x + 5 का होल स्क्वायर, अब इसको हम किस फॉर्मूले से लगाएंगे, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसी को हम रख देंगे इस फॉर्मूले को x + 5 के साथ। तो हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर बराबर x² यानी a², फिर 5 का स्क्वायर यानी b², फिर 2 × a के स्थान पे है x और b के स्थान पे 5 यानी 2x5। तो हमारा आंसर हो जाएगा x² + 25 + 10x।
देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाओ। ये पिछली क्लासों में बनाया होगा, 8th 9th 10th में भी है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको? कुछ नहीं करना है, सीधा से यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं और बिंदु ए पर प्रकार रखकर एक चाप लगा देते हैं जो आधे से कम दूरी का होना चाहिए ये, और फिर बिंदु सी पर प्रकार रख के एक और चाप लगा देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रचना लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम एक सीधी रेखा ए बी खींचते हैं, फिर बिंदु ए से आधी से कम दूरी भरकर चाप लगाते हैं जो रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटता है। उतनी ही दूरी भरकर प्रकार बिंदु सी पर रखकर चाप लगाते हैं जो बिंदु डी पर काटता है। फिर बिंदु ए को बिंदु डी से पटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। बस हो गई रचना। कैसे कैसे आपने इसको बनाया बस वही बताना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। संख्याओं 13, 39 और 273 के मासा ज्ञात कीजिए। 13, 39, 273 का मासा ज्ञात करना है। मासा की दो विधियां होती हैं, एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। तो हमने यहाँ पे दोनों ही विधि लागू की हैं। पहले 273 में 39 से भाग देते हैं तो 7 बार जाता है, फिर 39 में 13 से भाग देते हैं फिर 3 बार जाता है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। इधर हमने रखा है 13, 39 और 273 के गुणनखंड किए हैं। 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 273 का होता है 13 तिया 39, 39 सत्ते 273। इसमें 13 है हमारा कॉमन है, तो वेनिस्ट बराबर हमारा 13 हो गया। तो 13, 39 और 273 का मासा हो जाएगा 13। ठीक है, तो आप एक ही विधि यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों विधियों से आपको नहीं करना है एग्जाम में। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 12। एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। यानी कि विक्रय मूल्य हमें दिया गया 1800 रुपये और हानि हो रही है 10%। तो हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर 1800 और साइकिल हानि परसेंट है 10%, तो क्रय मूल्य कितना है? आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, एक एक चीज़ जो दिया है उसको लिखना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश नहीं की जाती है डीएलएड में, नहीं तो मार्क काट लिए जाते हैं। इसी क्वेश्चन हो सकता है 2 लाइन में हम लोग कर दें कंपटीशन के एग्जाम की तरह, परंतु यहाँ पे पूरा विस्तार से समझाना होता है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 90 गुणे 100। ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है क्रय मूल्य का 90% बराबर विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर हमें क्या 10% की हानि हो रही है। यानी जो 1800 रुपये है ये हमारा क्रय मूल्य पर 90% है, यानी 10% की हानि हुई है तो हमारा कितना हो गया? 90% हो गया। क्रय मूल्य का 90% विक्रय मूल्य है। 1800 रुपये है जो हमने जितने की खरीदी थी कोई वस्तु, उसका 90% ही तो है, बस उसी को निकाल देंगे। विक्रय मूल्य बटे 90 गुणे 100, तो विक्रय मूल्य हमारा 1800 है, तो 1800 बटे 90 गुणे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। 0 से 0 कट गया, 9 से काटा 2 बार, 9 दूनी 18, 3 बिंदु 2 पर, तो कितने हो गया? 2000 हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। रुपये है 500, समय है 3 वर्ष और दर है हमारी 12%। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 500 गुणे 12 गुणे 3 बटे 100। 500 रुपये है, समय है 3 वर्ष और दर है 12%। 0 से 0 कट गया, बचा क्या? 5 गुणे 12 गुणे 3, तो 12 पंचे 60 और 60 दिया 180 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। x कोष्टक में y माइनस जेड प्लस y कोष्टक में z माइनस एक्स फिर प्लस z कोष्टक में x माइनस वाई। अब इसको क्या करेंगे? हम पहले कोष्टक को ख़त्म करेंगे सभी। तो कोष्टक को ख़त्म करने के लिए क्या हमें कोष्टक से बाहर वाली चीज़ का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि x का y में मल्टीप्लाई, फिर x का z में, तो एक्स जेड चिन्ह हो जाएगा माइनस का।
इसी प्रकार से यहाँ पे कोष्टक के बाहर y है तो y का z के साथ होगा और फिर y का x के साथ होगा, तो हो जाएगा yz माइनस yx। फिर यहाँ z का x के साथ और z का y के साथ, तो यहाँ भी हो जाएगा zx माइनस zy। अब इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिख लेंगे। एक्स वाई यहाँ पे लिखा है प्लस का, हम ढूंढेंगे कहाँ पे, ये लिखा है पाई एक्स, तो इसको हम बाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। इसी प्रकार से माइनस का एक्स जेड लिखा है, यहाँ पे प्लस का जेड एक्स है, तो इस एक्स जेड को यहाँ पे लिख लिया माइनस का, और सर जेड एक्स को एक्स जेड लिख लेंगे, क्योंकि गुणा में या तो हम 2 गुणे 3 कर लें तो भी वही रहता है, या 3 गुणे 2 कर लें वो तो भी वही रहता है। ठीक है, इसी प्रकार की एक्स वाई लिख दो या वाई एक्स लिख दो, एक ही बात है, कोई चेंजमेंट नहीं होता उसमें, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस होकर ये क्या होगा, सारे कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। आगे है प्रश्न नंबर 15। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। कितने दिनों की है? 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, क्या हो जाएगी, 30 छात्र और आ जाएं, तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? दिया है छात्रों की संख्या बराबर 50। कितने छात्र दिए हैं? 50 छात्र बताए हैं कि दिए गए हैं, और दिन है 40, यानी 50 छात्रों की 40 दिनों की भोजन सामग्री है। तो हम कह सकते हैं कि सामग्री कितनी हमारी 2000 है। 50 गुणे 40, तो सामग्री हमारी हो गई 2000। अब नए छात्र आ गए 30। अब 30 छात्र आ गए तो हमारे छात्र टोटल कितने हो गए? 80 हो गए, क्योंकि 50 पहले थे और 30 नए आ गए। अब 2000 जो हमारी सामग्री थी ये 80 लोग खाएंगे, तो कितने दिन चलेगी? तो 2000 में भाग दे देंगे 80 से और हमारा आ जाएगा 25 आंसर। ठीक है, तब भोजन सामग्री 25 दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई बताओ कितनी होगी। यानी चौड़ाई हमें पूछनी है और क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमें पता करना है चौड़ाई, तो हम क्या करेंगे, लंबाई का पक्षांतर कर देंगे। फॉर्मूले में जो लंबाई दी गई है इसको हम उठा के पक्षांतर कर देंगे, इस साइड लाएंगे, तो इधर गुणा में है इधर भाग में हो जाएगी, तो हमारा चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्योंकि ये लंबाई है ना, इधर आ जाएगी, तो चौड़ाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बटे लंबाई। रख देंगे इसको, क्षेत्रफल दिया है 117 और लंबाई दी है 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 निम्मा 117, तो हमारा 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आगे देखें प्रश्न नंबर 17 है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई है वो है 270 मीटर, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बतानी है। यहाँ पे देखो दूरी दी गई है मीटर में, ठीक है, और समय दिया गया है सेकंड में, और पूछा किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। ठीक है, तो लंबाई हमारी हो जाएगी, इतनी लंबी ट्रेन है वही लंबाई हो जाएगी, और समय हमारा हो जाएगा 9 सेकंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 270 मीटर और समय है 9 सेकंड, तो काट देंगे 9 या 27, तो हमारा आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ये कैसी है? ये मीटर प्रति सेकंड में है। अब इस मीटर प्रति सेकंड को हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा 30 गुणे 18/5, तो 5 से कट जाएगा 30, 5 छक्का 30 और 6 का 18 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है।
यहाँ पे दिया गया कि गुलाब के हैं 300 और गेंदा के 250, जूही के 100 पौधे हैं, डहेलिया के 150, रजनीगंधा के 450। अब इन पौधों को हमें क्या करना है, ग्राफ के माध्यम से समझाना है। पिक्टोग्राफ का मतलब है कि हमें इनके चित्र बना के समझाना है। गुलाब के अगर 300 पौधे हैं तो 300 पौधे दर्शाने हैं हमें चित्र के माध्यम से, और गेंदा के 250। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम इतने फूल बनाएंगे तो हमारा पेज कम पड़ जाएगा और समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका हम मासा ले लेते हैं। जितने भी सारे पौधे दिए गए हैं इनका सभी का ले लेंगे मासा। मासा कितना होगा इनका सबका, मासा हो जाएगा हमारा 50। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे तो एक पिक्टोग्राफ बना देंगे और वो 50 फूलों के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम अगर 300 गुलाब बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो इन 300 गुलाब के स्थान पर हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ बनाएंगे जो 50 गुलाब के फूलों को दर्शाएगा। इस प्रकार से हम कितने 6 अगर बना दें तो 300 को दर्शा दिया जाएगा। इसी प्रकार से सभी के बना देते। गुलाब के बना दिए 6, गेंदा के बना दिए यानी 50, 50 100, 50 150, 50 200 और 50 250। तो 250 गेंदा के हो गए। जूही के बनाने थे 100, तो जूही के बना दिए 50 और 50 100। डहेलिया के बनाने थे 150, उसी के 50 50 और 50। ठीक है, इसी प्रकार से रजनीगंधा के हो गए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फूल एक जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे गुलाब का फूल है तो बिल्कुल गुलाब का फूल अलग होना चाहिए, बाकी किसी भी फूल से नहीं मिलना चाहिए। यदि आप फूल नहीं बना पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक फूल दूसरे फूल से ना मिले। जैसे कि गुलाब का वो गेंदा से नहीं मिलना चाहिए, जूही से नहीं मिलना चाहिए, डहेलिया से और रजनीगंधा। हाँ, गुलाब एक से हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और गेंदा का फूल अलग होना चाहिए, जूही का अलग होना चाहिए। ऐसे ही जितने भी फूल दिए गए हैं उनके सबके चित्र अलग प्रकार के होने चाहिए। भले ही आप जैसे होते हैं वैसे ना बना सकें, कोशिश करें कि अलग प्रकार का चित्र बने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक भी एक दूसरे से नहीं मिलता है। यानी गुलाब का गेंदा जैसा नहीं लगेगा और गेंदा का जूही जैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अलग प्रकार के फूल बने हो। हाँ, आप पिक्टोग्राफ जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, वो भी 2 नंबर का प्रश्न आता है इससे ज़्यादातर। ठीक है, पिछले 2-3 सालों में हर बार इसका प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसमें कोई भी भूल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।